नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ। जिस तरीके से बात किया जाए, एक तरफ भारत देश की तमाम जो राजनीति है वो गर्म है। तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार तमाम तरीके की बात किया जाए कोशिशें कर रही हैं कि ताकि आने वाले समय में चुनाव जो है उनके पक्ष में हो सके। वहीं एक तरफ जहां सत्ता पक्ष का एनडीए गठबंधन है, जहां अब एनडीए जैसा कुछ दिखाई नहीं देता है, वहां आपको कुछ कुनबे मिलेंगे, चाहे वो राजभर जी का कुनबा हो, संजय निषाद जी का कुनबा हो, एकनाथ शिंदे जी का कुनबा हो, अजीत पवार जी का कुनबा हो। इस तरीके के कुछ कुनबे हैं जो इस एनडीए अलायंस में नजर आते हैं। वहीं अगर बात किया जाए दूसरी तरफ, एक बड़ा अलायंस बनाया गया जिसका नाम रखा गया इंडिया अलायंस। उसमें आप बात करेंगे, अगर ममता है, केजरीवाल है, कांग्रेस है, नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, इस तरीके के तमाम राजनीतिक दल इसमें भी हैं, उद्धव ठाकरे जैसे लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन क्या ये अलायंस जो बना है, क्या ये आने वाले समय में 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को रोक सकता है? तो इस पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं और इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, क्योंकि अगर जिस तरीके की चीजें निकल कर आई, चाहे इसमें केजरीवाल की बात कर ली जाए, अखिलेश यादव की बात कर ली जाए, ममता बनर्जी की बात कर ली जाए, कांग्रेस की बात कर ली जाए, तो ये इन सबका जो वोट है वो कॉमन वोट है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अलग से कुछ वोट है, जब तक इसमें नहीं जुड़ेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी को शासन सत्ता में आने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन ये जो अलायंस के अंदर जो तमाम गठबंधन में दल हैं, इनका जो वोट है वो कॉमन वोट बैंक है। इसीलिए अब तमाम जो लोग है ये कोशिश कर रहे हैं, ये तमाम बातें निकल कर आ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को इस अलायंस में शामिल किया जाए। और बहुजन समाज पार्टी को शामिल करने का ये भी है क्योंकि मायावती जी के पास खुद का वोट बैंक है। जो दल इनके साथ जुड़ेंगे उनका वोट बैंक मिलेगा। साथ ही साथ कुछ लोग जो मायावती के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ का भी जो है वोट इनके साथ में ऐड होगा। तो एक अच्छा खासा वोट बैंक जो है मायावती जी के साथ में है। अगर जाटव वोटर की बात किया जाए तो ये कमिटेड वो वोटर हैं, इनके खिलाफ कभी भी कोई भी राजनीतिक पार्टी कोई भी किसी भी तरीके की कोई चीज करने के बारे में नहीं सोचती है। वहीं एक बार कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई थी, कोर्ट की तरफ से की गई थी कि एससी एसटी एक्ट वाले पर कुछ चीजें हुई थी, जिसको लेकर भारत बंद जैसा एक रिएक्शन निकल कर आया और मजबूरनवश सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। तो मायावती जी का जो वोटर है वो अम्बेडकराइट वोटर है और वो कभी भी संघ की विचारधारा के साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आता। और मायावती जी की अगर बात किया जाए, पिछले लोकसभा की बात किया जाए तो 19% वोट शेयर था उनके पास। विधानसभा की बात किया जाए तो 13% वोट शेयर था उनका, दिखाई दिया आप सबको। और इसके साथ ही साथ भारत देश के तमाम जो राज्य हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, इस तरीके के तमाम जो राज्य हैं वहां पर भी उनका एक अच्छा खासा वोट शेयर है। अब बीजेपी को रोकने के लिए यही वोट चाहिए, जो मायावती जी का वोट है, यही वोट जो है बीजेपी को रोकने के लिए चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से तमाम चीजें अखिलेश यादव की सरकार थी और अखिलेश यादव को मुस्लिम समाज ने भरपूर जो है पिछले चुनाव में मदद किया, पूर्ण वोट दिया, लेकिन वो बीजेपी को रोकने में नाकामयाब रहे। और आज वो दावा करते हैं कि वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। तो ये सच भी है कि वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उनके पास तमाम विधायक हैं। लेकिन जो उनको वोट मिला, 36% जो उनको वोट मिला, तो क्या ये अलायंस में आने से कांग्रेस, ममता, केजरीवाल, नीतीश, ये सारे लोगों के आने से क्या ये वोट शेयर बढ़ सकता है? तो ये वोट शेयर बढ़ नहीं सकता है, जबकि ये वोट शेयर जो है वो घट सकता है। वो 36% से थोड़ा कम और भी कम हो सकता है। लेकिन जब तक बीजेपी को रोकने के लिए इस वोट शेयर में एक्स्ट्रा वोट नहीं जुड़ेगा, तब तक शायद बीजेपी को रोका ना जा सके। तो कोई भी अलायंस बना ले जिसमें चाहे ममता हो, केजरीवाल हो, कांग्रेस हो, तमाम राजनीतिक दल हों, वो इस वोट शेयर को नहीं बढ़ा सकते। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार की अगर देखा जाए, पूरे देश के अंदर जो कुर्मी समाज है उसमें एक अच्छी पकड़ है। नीतीश कुमार के इस अलायंस में आने से कुछ वोट शेयर बढ़ सकता है। वहीं अगर बात किया जाए बसपा सुप्रीमो की, तो उनके पास अपना एक जाटव कमिटेड वोटर बैंक है। जब वो बुरी से बुरी उनकी हालत रहती है, तब भी वो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आप देखते हैं 13% वोट शेयर हासिल करती हैं। उसके साथ ही साथ अगर बात किया जाए तमाम अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव के पास
देखा जाए तो बिहार का जो यादव है वो लालू यादव के साथ है, अखिलेश के साथ नहीं है। मध्य प्रदेश का जो यादव है वो मोहन यादव के साथ है, अखिलेश के साथ नहीं है। इसी तरीके से अगर लालू की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश का जो यादव समाज है वो लालू के साथ में शामिल नहीं है। तो पूरे देश के अंदर कुर्मी समाज में नीतीश कुमार की एक अलग छवि है। नीतीश कुमार के इस अलायंस में आने से तमाम कुर्मी समाज जो है एकमुश्त होकर वोट करेगा। लेकिन जब कुर्मी समाज सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बना पाया तो नीतीश कुमार को कैसे बना पाएगा। इसी तरह अगर देखा जाए मायावती जी की अगर बात किया जाए तो उनके पास दलित वोट बैंक है। अगर वो उनको लड़ते हुए तमाम लोग देखते हैं तो वो उनके साथ जो अति पिछड़ा है, दलित है, ये तमाम जो वोट है जो उनके साथ चलता हुआ दिखाई देता है। मायावती के पास में जो दलित वोट बैंक है उस दलित वोट बैंक है, और नीतीश कुमार के पास में जो कुर्मी वोट बैंक है, अति पिछड़ा वोट बैंक है। अगर ये दोनों लोग अलायंस में आते हैं और इनको लड़ते हुए देखती है तमाम जो भारत देश का वोटर्स है, वो तो ये समाज का जो सारा जो वोटर है वो एक तरफा टूट पड़ेगा इस अलायंस की तरफ। वहीं जब सभी जानते हैं कि मायावती के आने से अलायंस मजबूत होगा, तो क्या बड़ी वजह है कि मायावती इस अलायंस में शामिल नहीं हो रही हैं? क्या कुछ बैरियर्स हैं बीच में जिनकी वजह से वो शामिल हो रही हैं? तो उसका एकमात्र जो जवाब है कि इस तरीके का कोई भी जो बैरियर है वो बहुजन समाज पार्टी के रास्ते में नहीं है। लेकिन कुछ चीजें स्पष्ट कर दूं तो शायद उन चीजों को आप समझ सकते हैं। जिस तरीके से देखा जाए इसमें 3 दल जो अलग से शामिल हुए इस अलायंस में, बाकी सभी जो राजनीतिक पार्टियां उनके साथ कांग्रेस का पहले से अलायंस हो चुका है। बात किया जाए अखिलेश यादव की, बात किया जाए जिस तरीके से ममता बनर्जी की, बात किया जाए केजरीवाल की, तो ये 3 लोग ऐसे हैं जो अलग से इस अलायंस में आए। और ममता जी की तरफ पिछली जो बैठक हुई इसमें एक बड़ी मांग रखी गई कि खड़गे जी को जो है प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो उसमें नीतीश कुमार उस दौड़ से बाहर होते हुए नजर आए। वहीं राहुल गांधी की छवि ऐसी नहीं है कि वो प्रधानमंत्री के काबिल हों, इस तरीके की बात निकल कर आती है। लेकिन चाहे अखिलेश हों, चाहे ममता हों, चाहे केजरीवाल है, इन जिन राज्यों में इनकी सरकारें रही हैं, जिन राज्यों से ये संबंध रखते हैं, वहां का जो मुस्लिम समाज का जो वोटर है उसके दबाव के कारण इनको इंडिया अलायंस में शामिल होना पड़ा। अब बात किया जाए इस अलायंस के अंदर तमाम चीजें घट रही हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, और मायावती जो है पंचायत करने वाली लेडी नहीं है। मायावती कभी भी पंचायतें नहीं करती हैं, वो कोई भी फैसला लेती हैं सीक्रेटली उसको लेकर एनालिसिस करके तो उसको लागू करती हैं और उस पर काम करना शुरू करती हैं। इस तरीके की पंचायतें वो नहीं करती हैं। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मायावती ने 3 बार बीजेपी के सहयोग से सरकार बनाई, अपना काम निकला और वहीं पे उनकी सरकार गिरा दी। तो भारत देश के अंदर एकमात्र ऐसी लीडर हैं जिन्होंने बीजेपी का इस्तेमाल किया, जबकि बीजेपी ने भारत देश की हर एक राजनीतिक पार्टी का इस्तेमाल किया, लेकिन मायावती एकमात्र वो लेडी हैं जिन्होंने बीजेपी का इस्तेमाल किया। जब तक उनको अपने काम निकलवाने थे उन्होंने अपने काम निकाला और उसके बाद गठबंधन तोड़ दिया। उसके बाद ही आपने एक घटना सुनी होगी जिसमें आपने देखा होगा कि अटल बिहारी की जो सरकार है उसको मायावती ने 1 वोट से गिरा दिया था। लेकिन वहां पर किसको क्या वोट करना है, कौन से सांसद विधायक को किसके पक्ष में वोट करना है, ये किसी को नहीं पता था। ये सिर्फ मायावती जानती थी, उनके दिमाग में वह रणनीति थी। और जैसे ही वोटिंग शुरू होती है उसके बाद मायावती चिल्ला के कहती हैं लाल बटन दबाइए या बीजेपी के खिलाफ में वोट करिए, तो वहां पर सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की गिर जाती है। तो मायावती की जो रणनीतियां रहती हैं वो सीक्रेट रहती हैं, और सीक्रेट वो किसी भी चीज को बाहर एक्सप्रेस नहीं करती उसी तरीके से ये चीजें निकलकर सामने आई। लेकिन इंडिया अलायंस के अंदर जो तमाम चीजें हो रही हैं वो बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, मोदी सरकार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, लेकिन तमाम जो रणनीतियां वो बनाते हैं वो कहीं ना कहीं चिल्ला चिल्ला कर मोदी और बीजेपी सरकार को बताई जाती हैं कि बताकर। यही बड़ी वजह रही होगी कि मायावती अभी तक इस अलायंस में नहीं आ रही है, फैसला नहीं ले पा रही हैं। और जब ये सारी चीजें हैं इसके बाद बड़ा सवाल उठता है कि मायावती बीजेपी की बी टीम है। तो इसको मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक कर देना चाहता हूं, थोड़ा समझा देना चाहता हूं। ये जो आरोप है ज्यादातर जो आप देखेंगे अखिलेश यादव की तरफ से लगाया जाता है। तो अखिलेश यादव के बारे में एक फैक्ट है वो जान लीजिए। 2013 में मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, मनमोहन जी सिंह की सरकार में विश्वनाथ चतुर्वेदी नाम के एक व्यक्ति ने एक पिटीशन दाखिल की जिसमें मुलायम, अखिलेश, डिम्पल और उनके बेटे प्रतीक यादव इनके खिलाफ आय से ज्यादा की संपत्ति का मामला दर्ज हुआ और सीबीआई जांच के जो है आदेश जारी हो गए। और उसके बाद जिस तरीके से आप देखते हैं मनमोहन सिंह की सरकार चली जाती है और अब 2023 में
जब मोदी सरकार है और मोदी सरकार की ईडी सीबीआई के बारे में आप बहुत कायदे से जानते हैं, वही मोदी सरकार की ईडी सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी मर्जी से ये कह दिया कि इस जो है इस एफआईआर को हम और आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, इस तरीके से वो मामला वहीं पर खत्म हो जाता है। तो ये सारी चीजें आप देखते हैं, समझ सकते हैं, इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। यहां पर हर एक आदमी एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम बताने की होड़ सी लगा रखी है। अब इस बात से ऐसे भी समझना चाहिए कि हाल ही में अगर देखा जाए अखिलेश यादव या तमाम जो लोग हैं जो इंडिया अलायंस में शामिल हैं, वो क्यों उनके लिए मायावती इतनी जरूरी हो जाती हैं। अगर हाल ही का आप देखेंगे चुनाव, चाहे वो दिल्ली का जो नगर निगम का चुनाव हुआ, उसके बाद जिस तरीके से तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुए, इन तमाम चुनावों पर अगर आप नजर डालते हैं तो किस तरीके से वोटिंग पैटर्न में चेंज आया है, वो इस तरीके से आया। चाहे दिल्ली की आप बात कर लीजिए, चाहे तेलंगाना की बात कर लीजिए, तमाम राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें अगर आप देखेंगे दिल्ली के अंदर जो आप साफ तौर पर देखेंगे कि 9 पार्षद जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिले, जिसमें से 6 पार्षद जो है वो मुस्लिम समुदाय के होते हैं। और बात कर लिया जाए तेलंगाना की, तो तेलंगाना में केसीआर ओवैसी का गठबंधन था। ओवैसी को तो लोगों ने हैदराबाद में वोट किया, लेकिन उसके बाद जो केसीआर है जिन्होंने मुस्लिम समाज के लिए तमाम काम किए, उनको वोट ना देकर कहीं ना कहीं वो मुस्लिम समाज ने कांग्रेस को वोट दिया और उनकी सरकार बनी। वहीं का अगर आप देखेंगे कर्नाटक में, तो कर्नाटक में भी देवगौड़ा की, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हैं, उसी तरीके से कर्नाटक में देवगौड़ा हैं, लेकिन मुस्लिम समाज ने वहां पर भी देवगौड़ा को छोड़कर कांग्रेस को वोट किया। तो एक तरीके से अगर देखा जाए, चाहे उत्तर प्रदेश में भी अगर आप निकाय चुनाव में देखेंगे, तो निकाय चुनाव में आपने देखा होगा साफ तौर पर जो मुस्लिम समाज का वोट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीएसपी की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, जबकि वो अखिलेश यादव से दूर हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि अखिलेश यादव को मुस्लिम समाज ने, अगर आप देखेंगे, 2014 में वोट किया, 17 में वोट किया, 22 में वोट किया, इस तरीके से लगातार वोट किया, लेकिन अखिलेश यादव 19 में वोट किया, इन 4 चुनाव में वोट किया। लेकिन अखिलेश यादव की जब मुस्लिम समाज के पक्ष में खड़े होने की जब बात आती है तो वो कहीं पर भी खड़े नहीं आते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देखते हैं आजम खान के बारे में, जिस तरीके की तमाम चीजें हुई उस पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड रहा। तो इन सारी चीजों से ये साफ तौर पर स्पष्ट हो जाता है कि मुस्लिम समाज का रुझान अब जो है वो कहीं ना कहीं उस पार्टी की तरफ हो रहा है जो पार्टी कहीं ना कहीं आने वाले समय में बीजेपी को हरा सकती है। लेकिन अगर आने वाले समय में ये अलायंस, इंडिया अलायंस, अगर बीजेपी को हराता हुआ नहीं दिखा, तो मुस्लिम समाज ये जो वोट जो इन पार्टियों को कर रहा था, वो वोट कहीं ना कहीं ट्रांसफर होगा बीजेपी को, क्योंकि मुस्लिम समाज सामने आकर खुद से दुश्मनी अब लेने के मूड में नहीं है। तो जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आई, अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर मायावती को हिंदी भाषी क्षेत्र में जो 242 सीटें हैं, इन सीटों में से अगर मायावती को 50 प्लस अगर सीटें दी जाती हैं, 50 से ज्यादा अगर सीटें दी जाती हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में ये गठबंधन कामयाब हो सके। और अगर नहीं दी जाती हैं तो मायावती पर या बीएसपी पर इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि मायावती का 1 सांसद जीत रहा है या 10 सांसद जीत रहे हैं, 1 विधायक जीत रहा है या 20 विधायक जीत रहे हैं या 30 विधायक जीत रहे हैं, इससे मायावती पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मायावती और बहुजन समाज पार्टी जब से बनी है, बात किया जाए 14 अप्रैल 1984 से जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है, उसने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हाँ, उन्होंने सत्ता के लिए कॉम्प्रोमाइज किया है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने किसी भी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और सत्ता में का कॉम्प्रोमाइज भी उन्होंने तब तक रहा जब तक उनका काम रहा। काम होने के बाद उन्होंने उस कॉम्प्रोमाइज और तमाम चीजों को वहीं पर छोड़ दिया। अब मायावती के अलायंस में अगर मायावती आ जाती हैं, तो जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, इस हिंदी भाषी क्षेत्र में जहां बीजेपी 138 सीटों के साथ में आज मौजूदा स्थिति में है, अगर मायावती इस अलायंस में आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है इस हिंदी भाषी क्षेत्र में 30 सीटों तक ही सिमट कर रह जाएगी। मायावती के गठबंधन में आने से कोई दिक्कत नहीं है मायावती को, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए मायावती सीटों को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि मायावती ईडी या सीबीआई या इन सारी चीजों से डरती हैं, इसलिए मायावती इस अलायंस में नहीं आ रही हैं,
तो उनको भी मैं बता देना चाहता हूं कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं सैयद कासिम, जो राजपथ चैनल के एडिटर हैं, और वो उनका कहना है कि मायावती जानती हैं कि ईडी और सीबीआई मायावती के लिए वरदान है। अगर ईडी और सीबीआई की जो ताकत है वो मायावती की ताकत है, क्योंकि मायावती के खिलाफ अगर कोई केस दर्ज कर लेती ईडी सीबीआई तो मायावती का वोट जो है वो 2% बढ़ जाएगा। अगर मायावती की गिरफ्तारी हो जाती है तो वही वोट जो है आपको 5% तक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और इससे पहले भी एक जो जेडीयू के नेता थे, उन्होंने बड़ी बात कही थी कि मायावती तो भगवान से नहीं डरती हैं। तो इस तरीके की तमाम चीजें निकल कर आती हैं, और ये मायावती बहुत अच्छे से जानती हैं कि ईडी और सीबीआई ने अगर उनको छुआ तो कहीं ना कहीं जो उनका वोट शेयर है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और ये तमाम राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी राजनीतिक पार्टियां भी जानती हैं। यही बड़ी वजह है कि आपने पिछले जो चुनाव में एक बात सुनी होगी कि बीजेपी ने ये कहा है कि किसी भी नेता को, कोई भी लोग जो है वो मायावती पर किसी भी तरीके की कोई भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं जो मायावती का कमिटेड वोटर है, जो उनका अंदर जो मान सम्मान उनके लिए है इस समाज के अंदर, दलित समाज के अंदर, अगर मायावती को कुछ कहेंगे या मायावती के खिलाफ कुछ कहेंगे तो वो लोग इसलिए वोट करेंगे। मायावती का जो वोटर्स है वो इसलिए वोट करेगा, बहुजन समाज का जो वोटर है वो इसलिए वोट करेगा कि जो पार्टी, जो सरकार मायावती के खिलाफ इस तरीके की चीजें करें, उस पार्टी को कैसे गिराया जाए, उस पार्टी को कैसे हराया जाए। तो ये चीज निकल कर आई। इसके अलावा ही इसीलिए जो है पूरे देश के अंदर ऐसा कोई भी सरकार नहीं है जो मायावती के खिलाफ किसी चीज को कर सके। और अगर मायावती के खिलाफ इस तरीके की तमाम चीजें जो कोई सरकार करती है तो जो मायावती का दुश्मन होगा, तो जो ये तमाम बहुजन समाज का वोटर है ये उसका दुश्मन बन जाएगा। इसीलिए सरकारें जो है वो मायावती के केस में हाथ नहीं डालती हुई दिखाई देती हैं। और मायावती भी बहुत कायदे से जानती है कि ईडी और सीबीआई जो है उनके लिए एक वरदान है, उनके लिए एक ताकत है। और जो लोग कहते हैं कि मायावती को ईडी और सीबीआई से डरती हैं, तो उनको इन सारी चीजों पर एनालाइज करना चाहिए। क्या बहुजन समाज, अगर मायावती जिनका इतना मान सम्मान स्वाभिमान जो है इस समाज के अंदर, अगर इस समाज की बेटी को कोई छुएगा तो क्या वो वोटर उस सरकार को आने वाले समय में चलने देगा? बड़ी सोचने वाली बात है। तो जो लोग ये कहते हैं तो उनको इस चीज पर भी ध्यान रखना चाहिए। हालांकि तमाम चीजें हो रही हैं, गठबंधन को लेकर क्या कुछ फैसला रहेगा, मायावती जी का जन्मदिन है, जन्मदिन पर भी वो बड़ा अनाउंस कर सकती हैं। लेकिन जहां तक जो उम्मीदें हैं, जब तक आचार्य संहिता नहीं लगती है तब तक शायद इस तरीके का अनाउंस ना हो, क्योंकि पिछली बार जब अखिलेश यादव के साथ जब गठबंधन हुआ था तो बीजेपी की सीटों के अनाउंस करने से पहले ही बसपा और समाजवादी पार्टी ने अपने जो तमाम सीटों के कैंडिडेट का अनाउंस कर दिया था। उसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को हुआ, उसने तमाम जो सामाजिक और जातिगत जो समीकरण है उनको बिठा लिया और जीतने में कामयाब हो गई। वरना उस टाइम पे भी सरकार इसी गठबंधन की बनने वाली थी। इसीलिए जो मायावती हैं आखिरी समय तक जो है अपने पत्ते छुपा कर रखती हैं। उनकी क्या रणनीति है, क्या कुछ होने वाला है, ये कोई नहीं जान सकता है। और क्या कुछ आगे अनाउंस होगा, वो तमाम जो खबरें हैं मैं आपके साथ में आकर लेकर आता रहूंगा। बने रहिएगा जनपद के साथ।